ये कहानी का ये तीसरा भाग है। पूरी कहानी जानने के लिए आपको इसके पहले एपिसोड को सुनना पड़ेगा, तब शायद आप जया को विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये भी ठीक है कि वो सामान क्या देखती। उसने तो खुद को ही कभी दो पल के लिए आईने के सामने नहीं देखी कि वो अब कैसी दिखती है अभी। वो धीरे से उठ अपनी छोटी सी ड्रॉ को खोलने लगी तो देखा, हाँ, सब सामान तो वैसे ही पड़े हैं इतने सालों से। वही सिंदूर जो कभी वो लगाया करती थी, वही बड़ी सी लाल बिंदी जिसका अब कोई अस्तित्व नहीं था, जिसका रंग भी अब उड़ चुका था। बिंदी को हाथ में उठाए वो रजत के पुराने ख्यालों में खोने लगी। रजत हमेशा से ही जया को प्यार से कहता था, जया, ये श्रृंगार तो तुझसे पूरी होती है रे। तू इसी तरह मेरे लिए सस्ते संवरते रहना। मैं चाहता हूँ कि तू बुढ़ापे में भी मेरे सामने इसी तरह सज धज कर मेरे सामने आया करेगी। तेरा श्रृंगार देख कर ही तो मुझे मेरे होने का वजूद दिखता है। श्रृंगार बहुत जचता है रे पगली तुझ पर, इसीलिए तो मैं तुझ पर इतना बावड़ा सा फिरता रहता हूँ। रजत का उसे टूटकर चाहना और हर पल अपने प्यार को उसे महसूस कराना जया को काफ़ी रोमांचित करता था। उसे क्या पता था कि जो रजत बुढ़ापे में साथ रहने की बात करते थे, वो भरी जवानी में ही उसे अकेले छोड़कर चला जाएगा। फूलों की बारिश करने वाला इंसान उसकी आंखों को भिगो कर चला जाएगा। जया अपने हाथ अपने श्रृंगार बॉक्स के ऊपर फेरती है। आज जैसे वो पुरानी जिंदगी को फिर से जीना चाहती थी। आज वो पहले की तरह रजत के लिए सजना चाहती हो। बहुत देर तक वो अपने कमरे में रजत के साथ उसके ख्यालों में जी रही थी। दूसरे दिन जब उसकी नींद टूटी तो देखा अखिल के 2 मिस कॉल और कुछ मैसेजेस पड़े थे। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 8 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी उठने लगी और मन ही मन सोचने लगी ये आज उसे ऑफिस में लेट हो जाएगा। तभी अखिल का फ़ोन आता है। क्या बात है जया, मैंने इसके पहले भी तुम्हें फ़ोन किया था लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। जया, सॉरी अखिल, मेरी आँख ही नहीं खुली। देखो ना, आज लेट हो जाऊंगी ऑफिस के लिए। जया की बात पर अखिल को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए, तो मैडम को ये भी याद नहीं कि आज संडे है। अखिल की बात सुनकर जया थोड़ा रिलैक्स फील करती है। ओह, मैं तो भूल ही गई। अच्छा हुआ याद दिला दिया तुमने, वरना आज तो देरी हो जाती मेरी। अखिल, और हाँ, तुमने कल पिक क्यों नहीं भेजा? मैं वेट कर रहा था तुम्हारा। जया, अखिल, मैं आज कुछ पुरानी पिक भेजूंगी लेकिन अभी नहीं, बहुत काम पड़े हैं। मैं फ्री होकर तुम्हें भेजती हूँ, ठीक है। कॉल कट करके वो अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। संडे की व्यस्तता से खुद को निकाल वो कुछ पुरानी तस्वीरें खींच अखिल को व्हाट्सएप करती है। दोनों ही अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में अपनी कोई पिक नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। अखिल ने कई बार जया को बोला था कि तुम अपनी पिक क्यों नहीं देती हो प्रोफाइल में, लेकिन जया कभी मानती ही नहीं। वो तो खुद स्मार्टफोन यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन दिशा ने जोर करके ये फ़ोन खरीदवाया था। अखिल ने तो कई बार उसे वीडियो कॉल के लिए भी बोला था ताकि जया को सच्चाई बता सके अपनी, लेकिन जया ने हमेशा ही वीडियो कॉल करने से मना किया था उसे। इसीलिए अखिल ने उसे अपनी पिक भेजने को कहा। काफ़ी बार मना करने के बाद आखिर जया अपनी तस्वीर भेजने के लिए मान ही गई। उसके बाद जब जया दोपहर को फ्री होती है तो देखती है कि मोबाइल में अखिल के बहुत सारे मैसेजेस पड़े होते हैं। हर मैसेज में जया की खूबसूरती का जिक्र था। इतने वर्षों बाद किसी ने उसकी खूबसूरती की तारीफ की थी, जैसे रजत किया करते थे। हर मैसेज को पढ़कर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आने लगी। अखिल ने जब देखा कि उसके मैसेज को जया ने रीड कर लिया है, तब वो समझ गया कि जया फ्री हो चुकी है, तो उसने उसे फिर से कॉल किया। फ़ोन करते ही अखिल, जया, तुम तो वाकई में काफ़ी खूबसूरत हो। अखिल की बात पर हंसते हुए, अरे नहीं, मैं खूबसूरत थी, अब नहीं हूँ। अखिल, तो मुझे अभी का पिक सेंड करो। अखिल की बात सुनकर जया फिर नाराज़ हो जाती है। अभी का क्यों? तुमने पिक सेंड करने को कहा था, वो मैंने कर दिया है। अखिल जया को थोड़ी रिलैक्स फील कराते हुए, जया, थोड़ा रिलैक्स यार, इतनी हाइपर ना हो। मैंने तो इसलिए बोला कि मैं देख सकूं कि तुम अभी कैसी रहती हो। जया, अखिल, तुम जानते हो ना कि मैं सिंपल रहना पसंद करती हूँ। अखिल, यही तो मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा अपने लिए टाइम दो।
जो चला गया वो कभी नहीं आएगा, लेकिन खुद के लिए भी अब तुम थोड़ा समय निकालो। और हाँ, आज मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें पिक देने के लिए, कल तो ऑफिस जाओगी ना, तब थोड़ा सा खुद के लिए तैयार होना और मुझे कल पिक सेंड करना। जया, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, क्या करना चाहते हो तुम? अखिल जया की बात पर हंसते हुए, तुम नहीं समझोगी, तुम बस वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें मैं बाद में समझा दूंगा। जया और अखिल को बात करते हुए 2-3 महीने अब होने लगे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे की आवाज़ से ही एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन अब अखिल को पिक देखने की सूझने लगी। अखिल ने पहली बार जया को उसके पुराने फोटो में देखा था। अखिल को पता था कि जिसकी आवाज़ इतनी मधुर होगी वो खुद ही सुंदर होगी। अखिल की सोच सही साबित भी हुई जया की तस्वीर देखने के बाद। अखिल भी जया से बात करने के बाद अब काफ़ी खुश रहने लगा था, लेकिन उसने जया से अपनी एक बात अभी भी छुपाई थी और वो एक सही समय का इंतजार कर रहा था कि जब वो अपनी सच्चाई जया को बता सके। अखिल जया से बात करते करते यह अनुमान लगा चुका था कि जया बहुत ही साधारण और शांत स्वभाव वाली औरत है। उसने अपनी चंचलता को कहीं खो दिया है। अखिल उसके जीवन में उसकी हक की खुशी देना चाहता था। अखिल अभी महसूस करने लगा था कि उसे अब जया से प्यार होने लगा है। वो अपनी सच्चाई बताने के बाद उसे यह भी बोल देगा कि वो अब उसे चाहने लगा है। उसकी हर सोच में अब सिर्फ जया ही है। जया की हर बात से उसके मूड पर अब असर होने लगा था। कभी कभी तो हाल ऐसा हो चला था कि अगर वो अकेले भी रहे तो जया की कुछ बातें उसे ऐसा प्रभावित करने लगी कि वो सोचते हुए भी मुस्कुराने लगता था। उसके इस प्रभाव को उसके दोस्त भी समझ रहे थे कि अखिल की जिंदगी में किसी की तो एंट्री हुई है, क्योंकि सबके साथ होते हुए भी वो कहीं खोया खोया सा रहने लगा था। उसकी हर कोशिश यही रहने लगी थी कि वो अपना अधिकतर समय जया को दे। सीरियस रहने वाली जया, जो अब अखिल की बातों पर भी मुस्कुराने लगी थी, वो उसे पास से देखने के लिए बेचैन हो गया। ऐसा होना भी लाजमी है अखिल के साथ, क्योंकि अखिल ने आज तक किसी ने भी लड़की से बात नहीं किया था। उसकी लाइफ में जो पहली लड़की आई थी वो थी हम सबकी जया। अक्सर ऐसा होता है, हम जब किसी के अपने मन की बात शेयर करने लगते हैं जो कभी अपनों के बीच रहकर भी किसी से व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन कोई अजनबी होते हुए भी कुछ ऐसा खास हो जाता है जब उसकी बातें, उसकी हंसी हमारे जीवन में एक अलग पहचान बना लेती है। ऐसी ही हालत अब अखिल और जया की थी। जया के लिए जो फीलिंग्स थी अखिल के मन में वो अब बदलने लगे थे। हमदर्दी कहीं प्यार में तब्दील होने लगी थी। लेकिन इन सब बातों से अनजान जया अभी तक ये समझ नहीं पाई थी। हाँ, अखिल में आए कुछ बदलाव को वो जरूर महसूस करने लगी थी। दूसरे दिन जब जया ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी तो उसे अखिल की बात याद आ गई। लेकिन जब उसने अपने को आईने में देखा तो सिंपल जया खड़ी थी, जो एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी तो ब्लाउज भी मैचिंग के नहीं थे। आज पहली बार वो अपनी तुलना पुरानी जया के साथ करने लगी थी, जो हमेशा परफेक्ट रहने की कोशिश करती थी। आज तो वो ऐसे ही चली गई ऑफिस में, लेकिन उसे पता था कि अखिल उसके पिक का वेट कर रहा होगा। ऑफिस से लौटते वक्त आज उसने अपने लिए कुछ नई साड़ी भी ली और उसके साथ मैचिंग ब्लाउज भी। कुछ कपड़े दिशा के लिए भी लिया उन्होंने। जब भी वो दिशा के साथ मार्केट आती थी तब दिशा की जिद करने पर साड़ी तो ले लेती थी, लेकिन सब कुछ मैचिंग हो इस पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज उसने सब कुछ अपनी तरफ से मैचिंग का लेने लगी। शाम को जब घर पहुंची तो दिशा मम्मी के हाथों में ढेर सारे पैकेट को देखकर खुश हो गई। जया ने भी दिशा को सब कुछ दिखाया और साथ में उसके लिए जो टी शर्ट ली थी उसे भी दिखाया। लेकिन दिशा को अपनी ड्रेसेस से ज़्यादा मम्मा का खुद के लिए शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद आया। उसने तो प्यार से मम्मा को गले ही लगा लिया कि तभी अखिल का फ़ोन आता है, क्या कर रही हो? जया ने अखिल को बताया कि आज वो शॉपिंग के लिए गई थी और अपने लिए कुछ सामान खरीद कर लाई थी। अखिल भी बहुत खुश होता है और फिर से तस्वीर सेंड करने की बात याद दिलाकर फ़ोन कट कर देता है। दूसरे दिन जया अच्छे से तैयार होने लगी। उसने आज सब कुछ मैचिंग पहना हुआ था। आईने में खुद को देखने के बाद एक तस्वीर लेती है और अखिल को सेंड करती है और चल पड़ी फिर ऑफिस की तरफ। अभी की तस्वीर देखकर अखिल जया की खूबसूरती का अंदाज़ा लगा चुका था। जया अब भी पहले की तरह ही खूबसूरत थी, कमी थी तो बस खुद पर ध्यान देने की।
अखिल ने तस्वीर देखकर जया को कहा भी कि जया, अब कम से कम खुद पर ध्यान देना सीख लो। अखिल ने तो जया को देख लिया था और उसकी खूबसूरती का कायल भी हो चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी पिक नहीं भेजी थी और ना जया ने कभी बोला अपनी तस्वीर भेजने को। अखिल ने उसे खुश रहना सिखाया, उसे यह एहसास करवाया कि जो बची ज़िंदगी है उसे वो खुलकर और खुश होकर जिए, ना कि रोज़ मर मर के। अखिल की बातों का जया पर अब असर होने लगा था। इतने वर्षों बाद वो भी पूरी तरह से खुश रहने का प्रयास करने लगी थी। वो अब अपने पहनावे पर भी ध्यान देने लगी, मैचिंग साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पहनने लगी, आईने में खुद को देखने लगी, कभी कभी तो पुराने गानों को भी अब गुनगुनाने लगी थी। कहीं न कहीं जया की यह परिवर्तन दिशा भी नोटिस करने लगी थी। वो खुद भी अपना मम्मा की सहायता करना चाहती थी, उसके पहनावे के साथ मैचिंग करने में। कभी कभी तो मम्मा के कान के पीछे एक काला टीका भी लगा देती, ताकि उसकी मम्मा की मुस्कुराहट को किसी की नज़र ना लगे। दिशा और हिटलर दोनों के सपोर्ट से जया में अब कई परिवर्तन आने लगे थे। दिशा ने भी अभी नोटिस करना शुरू कर दिया था कि उसकी मम्मा की बातचीत किसी से फ़ोन में हो रही है। मम्मा कोई भी काम कर रही हो, लेकिन अपनी फ़ोन की रिंगटोन को सुन और जल्दी से साड़ी में हाथ पोंछते हुए अपने फ़ोन के पास चली जाती है। लेकिन दिशा ने उसे कभी टोका नहीं और ना कभी कोई प्रश्न किया। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी मम्मा में यह परिवर्तन उस फ़ोन वाले की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अब वो अपनी मम्मा को बस खुश देखना चाहती थी। अपनी मम्मा की मुस्कुराहट ही उसने कभी देखा नहीं था। आज मम्मा का खुद से तैयार होना, गुनगुनाना कहीं ना कहीं दिशा को एक अलग ही खुशी दे रही थी। एक दिन सवेरे जब जया ऑफिस के लिए निकल रही थी तो दिशा, मम्मा रुको। जया जल्दीबाजी में घड़ी देखते हुए, क्या बात है दिशा, जल्दी बोलो। दिशा अपने बैग में से कुछ लाती है और मम्मा के पास जाकर, मम्मा ये बिंदी लगा लो। जया आश्चर्य से दिशा की तरफ देखते हुए, दिशा तू जानती है ना कि मैं बिंदी नहीं लगाती। दिशा, पहले देखो तो सही, ये बिंदी छोटी है मम्मा और तू इसे लगाकर रुक सकती है, रुक जा जरा। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस रचना के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी पड़ेगी और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि इस रचना की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हम और आप रोज़ हमेशा की तरह कहानियों के शहर की तरफ जा सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।